हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज के बारे में। देखिए, ये इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी होता क्या है और क्या सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट में इसको एक सेपरेट ग्राउंड फॉर डिवोर्स माना गया है कि नहीं माना गया है, या अभी इसका स्टैंड क्या है, ये आपको क्लियर हुआ है अभी हाल के सुप्रीम कोर्ट के केस में, जिसका नाम है श्री शिव शंकरन वर्सेस शांति नीगल। ये आपका 13 सितंबर 2021 का जजमेंट है, जिसमें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश ने जजमेंट दिया है। हालांकि ऑथर जो थे वो जस्टिस संजय किशन कौल थे। तो आइए बात करते हैं कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन होता क्या है। देखिए, मैरिटल स्टेटस होता था हिंदू मैरिज को एक सैक्रेमेंट बॉन्ड माना गया है। ऐसा माना गया है कि ये टिल इटर्निटी मैरिज हो जाती है। तो ओल्ड कस्टमरी हिंदू लॉज के हिसाब से डिवोर्स को एक ग्राउंड नहीं माना गया था, और डिवोर्स ऐसा माना जाता था कि एक डिस्टेंट अफेयर है। केवल कस्टमरी डिवोर्स, वो भी काफ़ी कम समय पर, काफ़ी कम जगहों पर डिवोर्स के लिए दिया जाता था। एक फिक्स्ड ग्राउंड फॉर डिवोर्स जो है वो आफ्टर 1955 आया, जब हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट आपका कोडिफाई हुआ, और वो 1955 में स्टैट्यूट में सेक्शन 13 को ऐड किया गया। उसमें डिफरेंट तरीके के डाइवोर्स हैं। कुछ जो है वो फॉल्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, कुछ गिल्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, कुछ कंसेंट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज को इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। हालांकि अगर हम बात करें इन सारी थ्योरीज के बारे में, तो आप देखेंगे कि कुछ अंश जो है वो बहुत सारे, जैसे अडल्ट्री के बारे में बात करें या क्रूअल्टी के बारे में बात करें, तो इन थ्योरीज जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। लेकिन इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी को तभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है एज अ वैलिड सोर्स, एज अ सेपरेट ग्राउंड फॉर डिवोर्स। ऐसा क्यों था? क्योंकि लोग ये समझते थे कि हिंदू मैरिज में अभी भी, आज इतने सोसाइटी चेंज होने के बाद भी, डिवोर्स को एक बहुत ही गंदी नज़र से या फिर ऐसे इस तरीके से सोसाइटल प्रेशर के हिसाब से देखा जाता था। और उसके ऊपर से कोर्ट्स जो है वो इस बात को, लेजिस्लेचर्स एंड जो यूरिस्ट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो अभी भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि इर्रिट्रीवेबल जैसा कोई चीज़ भी हो सकता है। ऐसा भी कोई समय आ सकता है जब मैरिज वर्क नहीं ही कर रहा हो, ठीक है। वो तभी भी रिकॉन्सिलिएशन या फिर दोनों को एकजुट करने के प्रयास में लगे रहते हैं, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो फैमिली या सोसाइटी हो, ठीक है। तो इसीलिए ये मान पाना कि अब वर्क बिल्कुल नहीं करने वाला है, ये थ्योरी को ही ऐड कर देना बहुत ही जो था डिफिकल्ट सिचुएशन बना था। ये देखिएगा, लॉ कमीशन की ये 3 रिपोर्ट मैंने आपको बताया है। लॉ कमीशन का रिपोर्ट है ये, जिसमें कि सबसे पहली बार इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के बारे में 59th रिपोर्ट 1974 में बात किया गया है कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन नाम का कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि यहाँ पे आपको कोई और 1 साल रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली और किसी भी तरीके से, अगर आपका शादी वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा सिचुएशन आ गया है, एक वर्ड यूज़ किया है इसने, टू मेक डिज्योर डिफंक्ट व्हाट इज de facto defunct। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कि इन फैक्ट डिफंक्ट हो ही चुका है, ठीक है, जो कि इन फैक्ट डिफंक्ट हो ही गया है, उसको इन लॉ भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाए कि वो भी डिफंक्ट हो गया है, ठीक है। तो व्हाट इज डिफंक्ट, प्लीज रिकॉग्नाइज, व्हाट इज de facto defunct, प्लीज रिकॉग्नाइज इट एज व्हाट, एज de facto defunct ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज जो डिफेक्ट और डिफेक्ट के बारे में इस जजमेंट में भी बताया गया है। तो 59th रिपोर्ट में इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन होता क्या है, किस परिस्थिति में होता है, इसके बारे में, फैमिली अफेयर्स के बारे में बताया गया। लेकिन तभी भी लॉ कमीशन ने रिकमेंड नहीं किया कि इसको अपने एक्ट में इंक्लूड किया जाए। ये रिकमेंडेशन सबसे पहले 71st रिपोर्ट में आया, जो कि 1978 में आया था। 71st रिपोर्ट में बताया गया कि भाई इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को रिकमेंड किया गया कि उसको एक सेपरेट ग्राउंड फॉर डिवोर्स भी बनाया जाए। और ये सेम रिकमेंडेशन आपको 217th रिपोर्ट, जो कि 2010 में आया था, उसमें भी बताया गया। हालांकि इस रिपोर्ट के हिसाब से 2010 में पार्लियामेंट में एक बिल भी पास हुआ, ठीक है, बिल भी इनिशिएट हुआ, लेकिन ये दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया। सिमिलर इसमें कुछ रिकमेंडेशन के साथ 2013 में भी ये बिल टेबल हुआ, लेकिन अभी तक इसको ऐड नहीं किया गया है। अब समझिए कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी का मतलब क्या होता है, क्या इसमें म्यूचुअल कंसेंट का ज़रूरत है,
क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस में, बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स में आप देखेंगे जहाँ पे इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी को यूज करते हुए डिवोर्स मिला है, लेकिन वो अभी भी स्टैट्यूट में नहीं है। इसका क्या रीजन हो सकता है? तो ये देखिए आपके आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो कोई भी ऐसा चीज कर सकते हैं जो कि कंप्लीट जस्टिस दे, ठीक है, पार्टीज के कंप्लीट जस्टिस के लिए वो कोई भी ऐसा ऑर्डर ये पास कर सकते हैं। तो आर्टिकल 142 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी को नजर में रखते हुए डिवोर्स ग्रांट किया है। उसी तरीके से जो आपका हाई कोर्ट्स भी है, हाई कोर्ट्स भी अपने इनहेरेंट पावर का यूज करते हुए, मिसलेनियस पावर का यूज करते हुए इस ग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए डिवोर्स ग्रांट किए हैं, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है और जो नीचे के आपके फैमिली कोर्ट्स हैं उनको पावर नहीं है, क्योंकि स्टैट्यूट उनको पावर नहीं देता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में श्रीनिवास वर्सेस शांति मीनल के केस में क्या हुआ था कि एक जो पार्टी है, एपेलेंट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, वो हस्बैंड, उनका कहना है, हस्बैंड का कहना है कि जब से शादी हुई थी उस हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी कॉन्ज्यूमेशन नहीं हुआ था, ठीक है, कॉन्ज्यूमेशन नहीं हुआ था मैरिज का। दूसरी बात है कि वाइफ और हस्बैंड सेपरेटली रह रहे थे फ्रॉम द डे ऑफ मैरिज टिल द ट्रायल कोर्ट में 5 साल लगा उनको, फिर हाई कोर्ट गए, वहाँ पे 5 इयर्स लगा। इस सारे चक्कर में 10-15 साल बीत गए, दोनों हस्बैंड और वाइफ जो है वो साथ में नहीं रह रहे थे और मैरिज कंप्लीटली शेड ऑफ हो चुका था। हस्बैंड का ये कहना है कि फ्रॉम द डे ऑफ द मैरिज काफ़ी रिकॉन्सिलिएशन करने की कोशिश की गई, लेकिन वाइफ मना कर रही थी साथ रहने के लिए। वाइफ ने तो हस्बैंड क्या किया कि क्रुएल्टी के ग्राउंड पे, मेंटल क्रुएल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स फाइल करता है। इसके जो काउंटर में वाइफ क्या कहती है, वो बोलती है मुझे हस्बैंड के साथ रहना है अब, तो वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल करती है, जो कि आपका सेक्शन 9 पिटीशन है। बेस्ड ऑन दिस हस्बैंड जो है वो और वेट करता है 1 ईयर तक, और ये कहता है कि 13(1)(a) के हिसाब से मैरिज अगर 1 साल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री के बाद 1 साल तक भी अगर कंज्यूमेट नहीं होता है तो इस ग्राउंड पर डिवोर्स दिया जाए। अब इस बात को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के डिक्री के बेसिस पे, ये जो 13(1)(a) है, इस डिक्री के, इस ग्राउंड के बेसिस पे इसको डिवोर्स ग्रांट हो जाता है। ये जो है दूसरी शादी कर लेता है, हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी कर लेता है। वाइफ जो है वो हाई कोर्ट में जाती है, रिव्यू पिटीशन फाइल करती है, बोलती है कि वो जो डिक्री पास हुआ था वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बेसिस पे डिक्री वो गलत है, रीजनेबल ग्राउंड था एंड ऑल दैट। वो एक्सप्लेन करती है, हाई कोर्ट जो है उसके रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री को रिस्टोर कर देता है। और अब बात आ जाती है कि क्या वो सेकेंड मैरिज वैलिड है या नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड मैरिज तभी पॉसिबल है हिंदू मैरिज में जब आपका पहला मैरिटल टाई जो है वो एंड हो चुका है, ठीक है, यानी कि डिवोर्स हो गया है, या तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी एक का डेथ हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे केस में बाइगेमस मैरिज जो है वो अलाउड नहीं है। तो अब क्या सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब जो है हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये जो तनातनी है, ये जो आपका जो कोर्ट का जो मामला है वो खींचा चला जा रहा था। वाइफ जो है वो साइमल्टेनियसली क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस फाइल की जा रही थी। हस्बैंड के इनफैक्ट जो वो असिस्टेंट प्रोफेसर था जिस कॉलेज में, वहाँ पे भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का मांग कर रहे थे। और अब वो सेकेंड मैरिज का भी क्वेश्चन आ गया था कि वो सेकेंड मैरिज वैलिड है कि नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केवल एक ही बात पर क्वेश्चन हुआ है कि हाई कोर्ट जो है वो रिकग्नाइज कर दिया कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी के बेसिस पे उनको डिवोर्स मिल गया, ठीक है। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के बेसिस पे कि ये मैरिज अब चल नहीं सकता है, इस तरीके के सिचुएशन क्रिएट हो गए हैं, इस बेसिस पे जो है डिवोर्स ग्रांट हो चुका है हस्बैंड को। क्रुएल्टी का ग्राउंड तो वो नहीं माने, ठीक है, क्रुएल्टी का ग्राउंड को उतना डिस्कस भी नहीं किया गया, इस ग्राउंड को भी डिस्कस नहीं किया गया उतना, लेकिन इस ग्राउंड के बेसिस पे हाई कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया। अब बात ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वाइफ का कहना है कि मेरा कंसेंट नहीं है, आई डू नॉट हैव द कंसेंट टू टेक दिस मैरिज टू इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। तो क्या
अगर दोनों पार्टी का कंसेंट नहीं है इस बात को लेके कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हुआ है, तो क्या कोर्ट अपने इंस्टेंस पे 142 का यूज करके इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के बेसिस पे मैरिज को डिफंक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? क्योंकि अभी तक जो केस आया था नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली का, या दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था अमरदीप कौर वाला, दोनों ही केस में म्यूचुअल कंसेंट को आधार मानते हुए इररिट्रीवेबल थ्योरी का यूज किया गया था। ये पहला इंस्टेंस ऐसा था जिसमें एक पार्टी कह रहा है कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, दूसरा पार्टी कह रहा है कि इस तरीके का सिचुएशन बन गया है कि मैरिज वर्क ही नहीं करेगा, उसने दूसरी शादी भी कर ली है, तो क्या इस ग्राउंड पर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट रेस्ट्रिक्ट मी, मुझे रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि मैं उन लोगों को इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का जो ये आपका थ्योरी को यूज करने के लिए म्यूचुअल कंसेंट का सहारा लूँ। क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से अगर डिवोर्स ग्रांट करना है तो 13(1)(b) में वो ऑलरेडी जाके कर सकते हैं, उसके लिए आपको इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो आर्टिकल 142 जो है वो मुझे कहीं पे भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है फॉर यूजिंग इवन इफ देयर इज consent of one party and the court feels that the marriage will not work out at all। ठीक है, तो आर्टिकल 142 का यूज करते हुए इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी का यूज करते हुए यहाँ पे जो एपेलेंट है उसको डिवोर्स ग्रांट हो जाता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोलता है कि जो इनिशियली क्रुएल्टी के ग्राउंड को नहीं देखा गया था, लेकिन अब क्योंकि इस तरीके का सिचुएशन बन गया है, मेंटल क्रुएल्टी भी प्रूव होता है। कैसे प्रूव होता है भाई? तो मेंटल क्रुएल्टी इस मामले में प्रूव होता है कि वाइफ ने साइमल्टेनियसली बहुत सारे फोरम्स में केस फाइल किए थे, तो मल्टीपल फोरम्स में केस फाइल करना विदाउट एनी ड्यू कोर्स, बिना कोई मतलब उनके वैलिड ग्राउंड के, हर जगह पे उनको रिजेक्ट हुआ वो सारे मामले, उनके हस्बैंड के ऑफिस में जाके सीन क्रिएट करना, ये सारा जो है वो मेंटल क्रुएल्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इवन इफ initially it was not a case on cruelty, but simultaneously on subsequent facts क्रुएल्टी के, मेंटल क्रुएल्टी के ग्राउंड पर भी डिवोर्स इस केस में मिल सकता था। तो ये कह रहे हैं कि मेंटल क्रुएल्टी प्लस इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी के हिसाब से हस्बैंड को डिवोर्स इस केस में मिल जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका केस पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे हिजाब के बारे में।